इंसान जब भी कोई गलत काम करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह सोच लेता है कि जिस तरह हमने अपने काम को अंजाम दिया है उसमें कोई भी त्रुटि तो बची होगी नहीं और हम पुलिस के हथकंडे कभी चढ़ेंगे नहीं। वह अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जीने लग जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने काम को भी अंजाम देती है। लेकिन जब अपराधी को सबके सामने खींच के लाती है, इससे देखने और सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक झारखंड प्रदेश उसी की राजधानी रांची है और ठीक उसी में ओरमांझी एक थाना लगता है और ठीक उसी में ही एक साई यूनिवर्सिटी पड़ता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 3 जनवरी साल 2021 का ही। साई यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र होते हैं जो अपने ही कॉलेज में मौके पर खेल रहे होते हैं। तभी खेलते कूदते होता है जोर बेल के ही जंगल में पहुँच जाते हैं। छात्र की नज़र एक पेड़ के नीचे ही पड़ती है तो देखते वह तुरंत ही दंग से रह जाते हैं, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे एक महिला की पूरी तरह से बिन कपड़ों की सिर कटी बॉडी पड़ी होती है। और छात्र देखकर वहीं एकदम चीख पड़ते हैं और चीखते चीखते अपने ही परिसर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इसकी जो सूचना होता है वह छात्र अपने दोस्तों को देते हैं और दोस्त के द्वारा इसकी जो सूचना होता है पूरे विश्वविद्यालय में फैल जाती है। प्रधानाचार्य को खबर लगता है, तुरंत छात्रों को साथ लेकर जोर बेल के ही जंगल में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं वह भी वही नज़ारा देखते हैं कि एक महिला है जो पूरी तरह से बिन कपड़ों की सिर कटी वही मृत अवस्था में पड़ी होती है। और कैंपस के जो प्रधानाचार्य होते हैं उसी समय जब देखते नज़ारा तुरंत वह भी शहर से जाते हैं। अब इसकी जो सूचना होता है ओरमांझी थाने में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब श्याम कुमार महंतो जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद शोरबेल के ही जंगल में पहुँच जाते हैं और नज़ारा देखते हैं वह भी दंग से रह जाते हैं, क्योंकि एक पेड़ के नीचे एक महिला बिन कपड़ों के और बिन सर के वहीं पड़ी होती है। थाना प्रभारी महंतो साहब बड़े ध्यान से देखते हैं, घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं। लेकिन कुछ दूर पर काफ़ी सारे शराब की बोतलें भी पड़ी होती हैं जो खाली होती हैं, गिलास भी पड़ी होती हैं जो खाली होते हैं। थाना प्रभारी देखते ही अंदाज़ा लगा बैठ जरूर व्यक्तियों की जो मंशा होगी वह मंशा इस औरत को अपना शिकार बनाने की होगी। पहले तो उन्होंने शराब की सेवन की होगी, फिर इस औरत के साथ मिलकर गलत काम किया होगा। थाना प्रभारी इस मामले को उसी समय काफ़ी गंभीर सा लेते हैं। लेने के बाद इसकी जो सूचना होता है रांची के डीएसपी को भी खबर कर देते हैं। डीएसपी साहब खबर पाते वहाँ भी जीप से लेकर वहीं पहुँचते हैं। वह भी घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, लेकिन उस सिर कटी लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती, क्योंकि उसका सर तो था ही नहीं। अब पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल आ जाते कि यह महिला थी कहाँ की और कहाँ से यहाँ आई। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ जब शिनाख्त नहीं लग पाता तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब बॉडी का पंचनामा भरती है और वहीं फोटो शूट करवाती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी रिम्स अस्पताल भेजवा देती हैं। अब पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए थाने तो लौट आती है और आने के बाद धारा 302 और 201 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जाँच पड़ताल के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम काफ़ी लोगों से वहां जाकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस महिला का शिनाख्त करने के लिए हामी नहीं भरता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस फोटो को लेती है और लेने के बाद
न्यूज़पेपरों में भी चस्पा करवा देती ताकि जल्द जल्द इस महिला का शिनाख्त हो सके और हत्यारे हमारे कचड़े में जल्द जल्द आ भी सके। और थाना प्रभारी महंतो साहब इस केस को संज्ञान से लेने के बाद तुरंत ही इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे दिन का वक्त होता है। उसी समय एक दापत्ती अब थाने में पहुंचते हैं। थाना प्रभारी महंतो वहीं पर होते हैं। फोटो को देखते हैं। देखने के बाद थाना प्रभारी महंतो को भी लगने लगता है युगल के ही कोई अपनी करीबी महिला होगी। पुलिस की टीम उसी समय अपने साथ लेती है और लेकर अस्पताल में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वहां पर उस सरकटी लाश को देखते हैं, देखने के बाद जो युगल होते वही धाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते कहने लग जाते हैं कि साहब या तो हमारी अपनी बेटी जो ठीक 14 दिन से अपने घर से लापता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि चलो इस महिला का तो शिनाख्त हो गया, हत्यारे भी हमारे हाथ जल्द जल्द चढ़ जाएंगे। लेकिन पुलिस के सामने उलझने तब खड़ी हो जाती तब दूसरे दिन पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती। पता चलता है कि जो युवती की पहचान जो युगल ने की थी, उस युगल की जो बेटी होती वह तो अपने घर चली आई, किसी युवक के साथ अपने घर की दहलीज पार कर कर कहीं ठिकाना बनाई हुई थी। लेकिन जब पता लगता है तो वह युवती जो होती है अपने पिता के पास पहुंच जाती है। थाना प्रभारी इधर खबर पाते वह भी चौंक जाते हैं कि आखिर तब यह सिरकटी लाश किस औरत की थी, कहाँ की रहने वाली थी। इसीलिए डीएसपी जो होते हैं रांची के एक्शन में आ जाते हैं और उस महिला की शिनाख्त करने के लिए तुरंत 25,000 रुपये की घोषणा कर देते हैं। कहने लग जाते हैं जो भी व्यक्ति इस महिला की शिनाख्त करेगा, नाम बताएगा, उसका नाम एक अज्ञात व्यक्ति की तरफ रखा जाएगा। पुलिस की टीम भी अपनी तरफ से काफ़ी जी तोड़ मेहनत करती है, मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है। मुखबिर लग जाते हैं उस महिला की शिनाख्त करवाने के लिए। अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में जाते हैं, पता करते कहीं 2 जनवरी को किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा किसी थाने में तो दर्ज नहीं है। वहाँ भी पहुँचते हैं लेकिन पुलिस के हाथ वहाँ भी कोई सुराग नहीं लगता है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता, तब भी शिनाख्त नहीं हो पाता। और ठीक है, जब 9 जनवरी का दिन होता है उसी समय डीएसपी साहब जो होते हैं उस इनाम की जो राशि होती है 25,000 रुपये को बढ़ाकर 50,000 रुपये में तब्दील कर देते ताकि अब भी पता चल जाए। लेकिन तब भी कोई शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर यह महिला थी कहाँ की और आई कहाँ से, शिनाख्त किस बिना पर किया जाए। जब लगने लगता है कि यह मामला काफ़ी गंभीर हो रहा, ठीक 10 जनवरी का दिन होता, डीएसपी साहब जो होते हैं अब सीधा का सीधा 50,000 की जो राशि होती है बढ़ाकर 8 लाख में तब्दील कर देते हैं ताकि अब भी इस महिला का शिनाख्त हो सके। लेकिन तब भी कोई अता पता नहीं चल पाता है। और तभी ठीक है 11 जनवरी साल 2021 का दिन होता है और दोपहर का टाइम भी होता है। तभी रिम्स अस्पताल में एक युगल पहुंचते हैं जो ठीक चन्हो थाने के ही चटवल गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले मोहम्मद जमशेद होते हैं कि पत्नी राबिया परवीन भी होती है। वहीं पर डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी अपनी बेटी जो होती है ठीक 4 दिन पहले ही अपने ही ससुराल पिठौरिया जो थाना पड़ता है चंदवे गाँव पड़ता है, वहीं से ही न जाने कहाँ चली, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सूबिया परवीन का ही अपना पति होता है शेख परवीन के पास फ़ोन करते हैं। मोहम्मद जमशेद जानकारी अपने बेटे के बारे में जब लेते हैं तो वह बताने से भी इनकार कर जाता है। लेकिन जब पता नहीं चलता, सूफिया परवीन की तलाशी करने के लिए जमशेद काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी सूचना भिजवा देते हैं। लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। काफ़ी जगह पर अपने हिसाब से तलाशी कर जब थक जाते हैं जमशेद, तभी उनको अखबारी के द्वारा सूचना मिलता है कि ठीक है 3 जनवरी को ही जो सोमबेर जंगल है उसी जंगल में एक युवती लगभग 18 से 23 साल के बीच डेड बॉडी मिली हुई है। इसकी खबर जमशेद को जब लगता है तो सीधा का सीधा रिम्स अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहीं पर डेड बॉडी का जब शिनाख्त करना चाहते, शिनाख्त भी कर लेते हैं, करने लग जाते हैं कि यह साहब हमारी अपनी बेटी सूफिया परवीन है। इसकी खबर डॉक्टरों द्वारा और माझी के थाना प्रभारी श्याम किशोर महंतो को दे देते हैं और श्याम किशोर महंतो जैसे ही खबर पाते हैं उसी वक्त जमशेद और उनकी जो बेगम होती है दोनों को थाने बुलाते हैं।
उनसे पूछताछ अब शुरू कर देते हैं। पूछने लग जाते हैं कि आपकी यही बेटी थी? कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी तो यही अपनी ही बेटी थी, कलेजे की टुकड़ा थी। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आपको किस पे शंका हो रहा है? तो जमशेद बेधड़क कहने लग जाते हैं कि साहब हमें अपने दामाद शेख बिलाल के ऊपर पूरी तरह से शंका हो रहा है, क्योंकि उसी को लेकर हमारी बेटी आए दिन झगड़ी तकरार करती थी और ठीक है, इसकी जानकारी हमें पूरी तरह से अब थी। पुलिस की टीम वहाँ पर जमशेद की एक एक बात सुन लेती है और सुनने के बाद जो होता है इधर जमशेद के ही अपना जो दामाद होता है शेख बिलाल के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी समय शेख बिलाल का नाम पता लेती है और तौर ठिकाने पर पहुँचने के लिए भरपूर कोशिश करती है। तभी एक जो टीम होती है और उसी वक्त शेख बिलाल के घर पहुंच जाती है। तो शेख बिलाल के घर उसकी अपनी पत्नी होती है सिब्बो खातून और उसका एक अपना नाबालिग बेटा होता है। पुलिस की टीम सिब्बो से जब पूछताछ करती है तो सिब्बा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति हो ठीक 2 जनवरी से नहीं दिखाई दे रहे, उनका कुछ अता पता अब नहीं चल रहा है। लेकिन सिब्बो की जो बोल चाल की जो आवाज़ होती है उसको देखकर थाना प्रभारी महंतो साहब पहचान जाते हैं यह महिला हमारे सामने पूरी तरह से झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे वहीं थोड़ी बहुत कड़ाई दिखाते हैं सब्बो पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमने ही अपने पति के साथ मिलकर इधर सूफिया परवीन की निर्मम तरीके से हत्या की है। पुलिस की टीम तो वहीं चौक से जाती है। चौंकने के बाद एक टीम लेती है और लेने के बाद शेख बिलाल की तलाशी करने के लिए भी अब लग जाती है। अपने हिसाब से तलाशी करने के लिए सबसे पहले सब्बों से ही शेख परवीन का मोबाइल नंबर लिया जाता है और लेकर एक टीम जो होती है शेख बिलाल की तलाशी करने के लिए इर्द गिर्द लग भी जाती है, काफ़ी मेहनत भी करती है। और तभी ठीक 14 जनवरी साल 2000 अब जैसे 21 का दिन होता है उसी वक्त मुखबिर को द्वारा खबर लगता है कि इस समय अपने ही गांव में ही शेख बिलाल मौजूद है। पुलिस की टीम जाती है, वहीं से धर दबोचती और थाने लेकर पहुंच जाती है। शेख बिलाल अपनी पत्नी सब्बो खातून को जब देखता है, देखने के बाद वहीं समझ जाता कि माजरा क्या है। शेख बिलाल पुलिस के सामने जब अपनी बात रखता है तो पता चलता है सूफिया परवीन का जो सर है वह सर अपने ही खेत में ले जाकर एक गड्ढा खोदकर डंप किया हुआ है। पुलिस की टीम उसको उसी वक्त साथ लेती है और लेकर उसी गड्ढे की तरफ बढ़ पड़ती है। कुछ मिनट बाद तो पहुंचती है, लेकिन जब गड्ढे की खुदाई किया जाता है उसी गड्ढे में अब सूफिया परवीन का ही सर निकलता है। उसके इर्द गिर्द काफ़ी नमक डले होते हैं। शेख बिलाल को पूरी तरह यकीन होता है कि जब तक पुलिस हम तक पहुंचेगी तब तक तो पूरा सबूत मिट चुका होगा। लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों कहने को बहुत लंबे होते हैं और करने में भी लंबे होते हैं। लेकिन पुलिस के सामने इधर सब्बो खातून और साथ में शेख बिलाल जो कहानी बयां करते थे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। असल में झारखंड प्रदेश का ही रांची राजधानी पड़ती है और उसी का ही एक चनहो थाना लगता है और ठीक उसी में चटवल गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं मोहम्मद जमशेद, उनकी पत्नी होती है रबिया परवीन। लेकिन मोहम्मद जमशेद के टोटल 9 बच्चे होते हैं, जिसमें 6 बेटियां होते हैं और टोटल 3 बेटे भी होते हैं। लेकिन मोहम्मद जमशेद जो होते हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसी की वजह से उनके बच्चों का जो परवरिश होता है बेहतर तरीके से हो जाता है। कैसे ना तैसे कर कर जमशेद अपने 4 बेटियों की शादी तो तरीके से तो कर देते हैं। अब घर में सिर्फ 2 बेटियां बचती हैं। उनके भी हाथ पीले करने के लिए जमशेद दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जल्द जल्द दोनों बेटियों की शादी कर दिया जाए। लेकिन 5वें नंबर की जो बेटी होती है सूफिया परवीन भी होती है, उसकी भी शादी के लिए इधर जमशेद अब लग जाते कैसे न तैसे कर कर अपनी बच्ची की शादी कर दिया जाए। उनके जो ख्याल होते हैं कुछ पुराने ख्याल होते हैं। अपने ख्यालों को लेकर अपनी बेटियों को अपने ही घर में दबिश बनाकर उनकी रखने की एक आदत होती है। उनकी सोच यहीं तक होती है कि आखिर जब घर के बाहर बेटियां नौकरी करने के लिए जाएंगी तो अपने कदम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बदनामी स्वाभाविक है। इसीलिए अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने ही घर में दबिश बनाकर घर गृहस्थी में उलझा कर कैसे न तैसे कर कर उनकी परवरिश किया करते थे। लेकिन इधर सूफिया परवीन जो थी इंटर की पढ़ाई करती है, पढ़ने के बाद अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है और अपनी ज़िंदगी इधर बसाना शुरू कर देती है।
लेकिन सूफिया परवीन की अपने भी कुछ सपने होते हैं, ऊंचे ख्वाब होते हैं। उसको पूरा करने के लिए सूफिया परवीन अपने घर की दहलीज पार करने के लिए भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता के आगे उसकी एक ना चलती, जिसकी वजह से अपने घर में दबकर सूफिया परवीन तो रह जाती है, लेकिन उसका अपने रिश्तेदारों के घर और साथ में आठ पड़ोस के घर आना जाना ज़्यादातर होता था। लेकिन सूफिया परवीन के ही पड़ोस की रहने वाली उसकी एक अपनी सहेली होती है फातिमा। रिश्ते में उसकी अपनी बहन भी लगती है, लेकिन फातिमा का ही एक अपना पति होता है खालिद। बल सोकरा गांव का ही रहने वाला होता है, और खालिद का जो होता है अपने ही ससुराल काफ़ी आना जाना होता है। और दूर का जीजा लगने की वजह से इधर सूफिया परवीन का ही खालिद के साथ काफ़ी बोलना चालना होता है, और जीजा साली के नाते हंसी मजाक चला करते थे। लेकिन समय के हिसाब से दोनों के बीच इतनी करीबी बन जाती है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, और ना जाने कब इधर सूफिया और खालिद के बीच प्रेम संबंध भी बन जाते हैं, और सिलसिला जो होता बेधड़क चलने लग जाता है। तो इसी बीच सूफिया परवीन और साथ में खालिद दोनों मिलकर निकाह करने के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। इसकी खबर जाकर सूफिया परवीन के अपने अब्बू को लगता है, तो एकदम वह सन्न से रह जाती। अपनी बेटी सूफिया परवीन को समझाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं कि बेटी वह तो एक शादीशुदा आदमी है, आखिर उसके पीछे रहकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपने हिसाब से हम तुम्हें नए लड़के की तलाशी करेंगे और उसके साथ तो अपनी जीवन बिताना। लेकिन सूफिया परवीन जो होती है अब प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है कि ना अपनी वह सहेली के पति को देखती है, ना अपनी सहेली की ज़िंदगी को देखती है अपनी प्यार को पाने के लिए, और लग भी जाती है। लेकिन इधर खालिद भी जो होता है अपनी पत्नी के प्यार को दरकिनार कर देता, सूफिया को प्यार को पाने के लिए वह भी लग जाता, और दोनों मिलकर निकाह करने का फैसला भी ले लेते हैं। और तभी ठीक है फरवरी साल 2020 का ही महीना होता है। उसी महीने में जाकर अपनी घर की दहलीज सूफिया परवीन और पार कर लेती है, और जाकर खालिद के साथ रीति रिवाज के साथ निकाह भी कर लेती है। और खालिद उसी वक्त सूफिया परवीन को लेता है, लेकर दिल्ली पहुंच जाता है, और वहां लेकर अपनी प्रेमिका को अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाता है। लेकिन शादी के जैसे 2 महीने का वक्त बीतता है, तो उसी वक्त खालिद और सूफिया के जो प्यार होते हैं, जो मंगे होते हैं, पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सूफिया और खालिद के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और जैसे 2 महीना बीतता है, तो उसी वक्त सूफिया परवीन अपने पति अपने शौहर खालिद से झगड़े कर अपने ही मायके चली आती है। लेकिन उसके जो अब्बू होते हैं जमशेद अपनी बेटी की इस मजबूरी को देखकर अपने घर में पनाह भी दे देते, कहने लग जाते कि चलो कल का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि बेटी अगर किसी भी तरह गलत रास्ते पर चले तो उसके जो अपने पिता होते हैं बेटी को सही रास्ते दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त जब मजबूरी को देखते हैं सूफिया के, तो अपने घर में पनाह तो दे देते हैं। पनाह देने के बाद सूफिया तो अपने घर में अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती। वक्त बड़ी तेज़ी से निकलती है, लेकिन समय के हिसाब से सूफिया परवीन अपने पिता के दबिश में अब रहने के लिए कतई तैयार भी नहीं होती है। और जब तैयार नहीं होती है तो अपने जो ख्वाहिशें होते हैं उसको पूरा करने के लिए सूफिया परवीन लग जाती है। लेकिन जब नहीं पूरा हो पाती तो वह नए मर्द की तलाशी में निकल पड़ती है। तभी ठीक है खालिद का ही एक अपना मेरा भाई होता है शेख मोहम्मद, जिसकी शादी शब्बो खातून से हो चुकी होती है। शब्बो खातून का एक अपना 14 साल का बेटा होता है। लेकिन इसी बीच शेख बिलाल की जो नज़र होता है सूफिया परवीन पर पड़ता है, तो उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता है। शेख बिलाल की उम्र भले ही 40 साल के पार होता है, लेकिन इधर सूफिया परवीन की जो उम्र होती है 22 साल के नीचे ही होता है। लेकिन सूफिया परवीन अब इधर जैसे शेख बिलाल को देखने के बाद उसका दीवाना हो बैठती है। लेकिन सूफिया परवीन को यहाँ तक भनक नहीं लगने देता कि आखिर अभी तक हमारी शादी हो चुकी है, हमारा अपना एक 14 साल का बेटा भी है। दोनों के बीच प्यार के जो पीके होते बढ़ने शुरू हो जाते। ऐसे बढ़ते बढ़ते अब जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इसकी खबर जाकर जमशेद को लगता, तो वह भी एकदम सन्न से रह जाते हैं। अपनी बेटी को अपने अंदर रहने के लिए काफ़ी कोशिश करवाते, लेकिन उनकी जो बेटी होती है अपने पिता की एक बात नहीं सुनती है, क्योंकि उसको इश्क की जो खुमार होती है ऊंचाई पर बढ़ चुकी होती है, इसीलिए अपने पिता की बातों में रहना नहीं चाहती थी।
जमशेद अपनी बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि तैसे ना कैसे कर कर हमारी अब बेटी सूफिया परवीन तो अब तो सुधर जाए, लेकिन उनकी एक बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। दूसरी तरफ सूफिया और साथ में शेख बिलाल के बीच जो प्यार के जो पेके होते हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों के बीच रिश्ते भी बन जाते हैं और बनने की वजह से दोनों शादी का फैसला तक ले लेते हैं। इसी बीच सूफिया जो होती है शादी के लिए अब इधर शेख बिलाल के ऊपर दबाव मानना अब शुरू कर देते हैं, लेकिन मजबूरी में फंसकर शेख बिलाल जो होता सूफिया से जाकर सितंबर साल 2020 के ही महीने में तरीके से निगाह भी कर लेता है। लेकिन जैसे लेकर अपने ही घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद सूफिया के सामने जो सच्चाई आती है उसे सुनने के बाद एकदम उसका कलेजा भी थर्रा सा जाता। पता चलता है शेख बिलाल की ऑलरेडी शादी तो हो चुकी है, उसका अपना एक 14 साल का बेटा है। खबर तो पाती है, मजबूरी में फंसती भी है, अपने पति के सामने अपने दिल की बात भी रखती है, लेकिन शेख बिलाल जो होता है अब इधर एक बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं होता है। लेकिन उसी वक्त सूफिया कह देती, इस घर में हम तब रहेंगे जब तुम अपनी पत्नी सब्बो को तलाक दे दोगे। बड़ी उलझन में शेख बिलाल फंस जाता, करे तो करे क्या। लेकिन वहीं पर शेख बिलाल सूफिया को समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि सूफिया परवीन अब समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन सूफिया परवीन अपनी बात को लेकर वहीं बैठ जाती है कि हम घर में तब घुसेंगे जब तुम अपनी पत्नी सब्बों को तलाक दे दोगे। लेकिन वहाँ पर शेख बिलाल जो होता है कतई झुकने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से सूफिया को शेख बिलाल के ही सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं और वही बात तो मानती है। लेकिन घर में जब कदम रखती है तो सब्बों को पता लगता है, सब्बों जो होती है अब इधर अपने पति से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन घर में दोनों तो रहते हैं, लेकिन दोनों को जो प्यार चाहिए वह नहीं मिल पाता, क्योंकि इधर दोनों पत्नियों के बीच रोज़ झगड़े तकरार हुआ करते थे, जिसकी वजह से खुशी में जो परिवार होता है एक अफवाह वाला परिवार बन जाता है। अब परिवार में सिलसिला जब बढ़ने लग जाता है, इधर सूफिया परवीन भी परेशान हो जाती है। तभी कहती है क्यों ना चलकर आप हमें कहीं रूम दिला दें, वहीं पर हमारा ठिकाना बना दें और खर्चे जो होंगे वह आप हमको देते रहें, जिसकी वजह से हम आपके परिवार में कभी दखल देंगे ही नहीं। लेकिन शेख बिलाल जो होता कतई सूफिया के इस फैसलों को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इसी को लेकर अब सूफिया और शेख बिलाल के बीच आज इन झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन जब सूफिया को पता लगता है कि हमारा जो शौहर है शेख बिलाल हमारी बात पर कतई टिकने वाला नहीं है, तो उसी वक्त फैसला लेती और थाने पहुंच जाती। जाने के बाद इधर खुद अपने पति अपने प्रेमी शेख बिलाल के ऊपर शोषण का मुकदमा दायर करवा देती है और शेख बिलाल जो होता पुलिस के कंधे चढ़ता है, पुलिस के जो टीम होती है ले जाकर थाने में बंद कर देती है। लेकिन थाने में इतनी खूंखार तरीके से चेहरे को अपने सामने बसा लेता है सूफिया को, वह सोच लेता है जिसको अपने दिल में बसा के रखे थे वही हमारे खिलाफ एकदम कैसे हो गए, और ठान लेता है जब भी बाहर निकलेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जो रास्ता होगा सूफिया को बंद कर देंगे ताकि आगे की ज़िंदगी ना देख पाए। दूसरी तरफ सूफिया शेख बिलाल के घर में तो रहती है, लेकिन उस घर में रहने के बाद उसके जो धौज होते हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं और सब्बो उसका जो अपना बेटा होता है दोनों सूफिया के ही कब्जे में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जिल्लत भरी ज़िंदगी सब्बो और उसके बेटे सूफिया की वजह से झेलने लग जाते हैं। लेकिन सूफिया जी तोड़ मेहनत करती है कैसे न तैसे कर कर अपने पति को रिहा कराया जाए। लेकिन जैसे ही 1 महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद सब्बो अपने पति का जो होता है जेल से तो रिहाई करवा लेती है, लेकिन जैसे घर पहुंचता है शेख बिलाल अपने ही सामने सूफिया को पाता है तो एकदम उसके ऊपर जल पड़ता है। सोच लेता है कि अब दोबारा जो होता अपनी ज़िंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन जो कदम है उठाया गया है उसको कैसे न तैसे बंद किया जाए। तो अपनी पत्नी के पास जाता कहने लग जाता है हमारे पास बस एक ही रास्ता दिख रहा है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी जीना है तो अपने ही रास्ते से अपनी जो दूसरी पत्नी है अब सूफिया परवीन को हटाया जाए। सब्बो यह बात सुनती कहने लग जाती है जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी जीने का जरिया तो निकालो, नहीं तो हमारी सौतन हमारी एक दिन खुद जान लेकर मानेगी। शेख बिलाल यह बात सुनता कहने लग जाता है कि तुम चिंता कतई मत करो, इसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इस रास्ते में चलने के लिए हमारे साथ तुम्हें हर वक्त हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सब्बो कहती है हम तो आपके साथ हर वक्त खड़े थे, आखिर आपसे दूर हम कब गए थे। शेख बिलाल को यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी सब्बो हर वक्त हमारे साथ खड़ी है, तो कहने लग जाता क्यों ना चलकर हम दोनों मिलकर सूफिया परवीन को ठिकाने लगा दिया जाए।
तभी दोनों मिलते हैं। अब मिलने के बाद एक रहस्यमय तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। उनकी सोच होती है पहले चलकर सूफिया को गोली का निशाना बनवाया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जिया जाए। लेकिन जब उनको लगने लगता है कि इससे हम तो बड़ी जल्दी पुलिस के कंधे चढ़ जाएंगे, तभी सब्बो और शेख बिलाल दोनों मिलकर एक ऐसी षड्यंत्र भरी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर लेते हैं कि ताकि इसमें हमारा नाम ना आए। और यहाँ तक कि जब सूफिया के बॉडी को ठिकाने लगाएं तो इस तरह ठिकाने लगाएं कभी उसकी बॉडी बाहर आ भी नहीं पाए। और तभी सब्बो और साथ में शेख बिलाल दोनों मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए बेहतर तरीके से लग भी जाते हैं और तौर तरीके से। लेकिन शेख बिलाल को पता होता है कि हमारी जो पत्नी है सूफिया परवीन हमारी बातों को सुनती है तो तुरंत चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाती है। आखिर उसको प्यार में दोबारा कैसे उलझाया जाए। लेकिन उसी दिन से अपनी पत्नी सूफिया परवीन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सूफिया परवीन को भरोसा हो जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है अब हमारी पति की वजह से बेहतर तरीके से चलने लग जाएगी। और उसी दिन से सूफिया परवीन अपने पति अब शेख बिलाल से प्यार भी दिखाना शुरू कर देती है। दोनों के बीच जो दूरियाँ होती हैं कम होती है। कम होने की वजह से पूरी तरह से यकीन सूफिया परवीन अपने शौहर शेख बिलाल के ऊपर कर बैठती है, जिसकी वजह से कहीं भी अगर आना जाना होता है दोनों पत्नियों को साथ लेता और मार्केट निकल जाया करता था। दोनों का प्यार देखकर तो खुश तो रहता, लेकिन उसकी जो अपनी मनसा होती है वह कुछ और बयां कर रही होती है। और तभी ठीक 2 जनवरी साल 2021 का ही अब जैसे रात का 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त अपनी पत्नी सब्बो खातून के पास जाता कहने लग जाता है मौका अच्छा दिख रहा है, समय भी अच्छा दिख रहा है। तो सब्बो जो थी उसकी बात में आकर तुरंत ही हामी तो भर लेती है और तैयार भी हो जाती है। और इधर शेख बिलाल जो होता अपनी बाइक लेता और लेने के बाद सबसे पहले सूफिया परवीन को आवाज़ लगाता। सूफिया परवीन जो होती तुरंत जाती है इधर जिस बाइक पर बैठा होता पहले से उसी बाइक के पीछे जाकर सूफिया परवीन बैठ जाती है। लेकिन उसी के पीछे अपनी दूसरी पत्नी को भी आवाज़ लगाकर बुलाता और बैठा भी लेता है और एक ही बाइक पर दोनों पत्नियों को बैठाता है और लेकर निकल पड़ता है। ऐसे साई यूनिवर्सिटी पार करते हैं, ठीक उसी के पीछे जो होता है अब जीरा बेल जंगल पड़ता है। देखते हैं पूरी तरह से रात का सन्नाटा पहरा हुआ है। तो वहीं अपनी बाइक इधर शेख बिलाल खड़ा कर देता है। उतरने के बाद तुरंत का तुरंत जो उगती है शिब्बो एकाएक कर सूफिया परवीन के ऊपर टूट पड़ती हैं और इधर शेख बिलाल भी टूट पड़ता है और दोनों मिलकर वहीं गला दबाकर इधर सूफिया परवीन की हत्या कर देते हैं। लेकिन पहले से ही शिब्बो इतनी खुन्नस खाए बैठी हुई थी कि अपनी ही सौतन सूफिया परवीन के शरीर पर जितने भी कपड़े होते हैं सबको उसके शरीर से अलग कर देती है। और इधर शेख बिलाल अपने हाथ में तेजधार हथियार लिया होता है, उसी हथियार से सर और धड़क को सूफिया परवीन के अलग कर देता है और करने के बाद खुद जाता है उसी हथियार से सूफिया परवीन के प्राइवेट पार्ट को काफ़ी बुरी तरह से कुचल देता है ताकि कोई सबूत ना मिले कि आखिर यह हिंदू थी या महिला थी। और वहाँ से सर को लेता और बाइक पे लेकर दोनों निकल पड़ते हैं और ले जाकर अपने ही खेत में एक गड्ढा खोता, उसी गड्ढे में ले जाकर सूफिया परवीन के सर को वहीं पर डंप करता है और उसी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे नमक डाल देता है ताकि कभी भी सूफिया का सर बाहर आ ना सके और हमारे इस घटनाक्रम की जानकारी किसी को तक ना लगे। यही सोच साझकर दोनों बाइक लेकर अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने लग जाते। सोच लेते अब तो हमेशा हमेशा के लिए सूफिया परवीन की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन तभी पुलिस के सामने ऐसे सबूत आ जाते हैं जिसकी वजह से दोनों पुलिस का कंधे चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है जब अपने सामने सच्चाई दोनों से लिवाती है, इसे सुनने के बाद पुलिस के जो कलेजे होते हैं थर्रा से जाते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने साथ लेते हैं, ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।